नहीं, अभी जो आपने बोला वैसा ही पहले था, 5-7 साल पहले वही था कि शादी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ गंजापन, बॉल्डनेस, इसीलिए पेशेंट का मेन कंसर्न रहता है। और हमने वैसे भी पेशेंट देखे कि जैसे शादी ख़त्म हो गया वो दवाई छोड़ देगा, फिर 1.5 साल में वापस गंजा हो जाएगा, तो उनके लिए तब वो मैटर नहीं करता था। बट अभी ऐसा जनरेशन हम बोलेंगे जो नया जनरेशन है, जिनको हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जैसे किसी क्लाइंट के साथ बात करना रहा, अगर कोई बड़ी कंपनी में उनको इंटरव्यू देने जाना है या किसी के साथ डील करना है, तो वो केस में वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी में उनको लगता है कि वो बात सही से नहीं कर पाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा बालाड़ा। सर, अपना इंट्रो दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा भलाला है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मेरा एजुकेशन पूरा मुंबई से हुआ है, बेसिकली ब्रॉन एंड बॉट अप सूरत से हूँ, और अभी 6 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और डर्मेटोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ सूरत में। ओके सर, आपने इन दौरान कितने हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं? अभी मैं बोलूँगा कि जो मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस है 2 साल का, उसमें मैंने करीबन 80 से 90 हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। ह्यूज नंबर। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर दैट। सर, अब सबसे पहले तो आज का टॉपिक है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का, पर सबसे पहले मुझे ये बताइए, हेयर फॉल होने के, बाल झड़ने के रीज़न क्या क्या है? अभी जो बाल झड़ता है उसके मैं बोलूँगा 3 मेन प्रकार है। एक सबसे पहले लाइफस्टाइल जो रहता है, लाइफस्टाइल में अभी हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी लोग जो रहते, खास करके यूथ, उनका डाइटरी पैटर्न भी बहुत ख़राब है, जंक फूड ज़्यादा है, उसी के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, और एडिक्शन की भी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन ड्रग्स, वो सब के कारण भी हेयर फॉल बहुत होता है। सेकेंड, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम देखते आते हैं ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, गंजापन, बॉल्डनेस, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये सभी एक ही चीज़ है जो जेनेटिकली पेरेंट्स से हमको इनहेरिटेंट होता है। और थर्ड है जो स्किन की कोई प्रॉब्लम्स या बीमारी के कारण हेयर फॉल होता है, जैसे कि सोरियासिस है, डेंड्रफ है, एलोपेशिया एरियाटा है, वो सब कंडीशंस है जिसके कारण हेयर फॉल होते हैं। तो कुल मिला के ये 3 मेन कारण हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से मेल हो या फीमेल हो, उनमें हेयर फॉल होने के चांसेस हम देखते हैं। सर, मेल और फीमेल दोनों में से मेल को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हेयर फॉल की, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हेयर लॉस ज़्यादा फीमेल को भी हो? उसके रीज़न क्या है? अभी हम बोल सकते हैं कि यस, मेल में काफ़ी कॉमन होता है ये हेयर लॉस होना, बट फीमेल में इसीलिए हेयर लॉस अभी हम देखते हैं कि बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, और सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी फीमेल में कम रहता है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल अभी कॉमन है। फिर फीमेल में जो हम देख रहे हैं नया चीज़ कि आजकल हेयर स्टाइलिश जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो लोग केराटिन थेरापी है या फिर स्ट्रेटनिंग यूज़ करते हैं, या काफ़ी लोग का डेली बेसिस पे ब्लोअर यूज़ करते हैं बाल को सुखाने के लिए। तो वो सब चीज़ें जो काफ़ी हद तक हेयर को डैमेज करती है, और उसी वजह से फीमेल में भी हेयर फॉल अभी कॉमन हम देखते आ रहे हैं। ओके सर, आपने अभी बात की बाल्डनेस की, मतलब गंजापन। यस। तो गंजापन कितनी टाइप का, मतलब कौन सी ग्रेडिंग होती है इसकी? अभी गंजापन मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग टाइप के रहते हैं। जो मेल में यूज़ होता है वो नॉरवुड स्केल होता है, जिसमें 1 से लेके 7 तक ग्रेडिंग आती है। वो एक पिक्चर्स में वो दिखाते हैं कि कैसा उसका ग्रेडिंग रहता है। जिसमें ग्रेड 1 यानी सिर्फ जो 20 या 22 या 25 साल के लड़के को बाल आगे से कम हो रहा है, यानी हेयर लाइन उसका रिसीजन हो रहा है, बाकी कहीं पे भी क्लियर कट स्किन नहीं दिख रही है, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता है। और ग्रेड 7 यानी बिल्कुल पराइटल यानी ऊपर के पोर्शन में और पीछे के क्राउन एरिया पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, सिर्फ आपको पीछे ऑक्सीपिटल एरिया पे और कान के ऊपर हल्के से बाल दिखते हैं, जो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर रहते हैं, दादा और नाना, उन लोगों में दिखा जाता है, तो वैसा ग्रेड 7 बोलते हैं उसको। और यही सेम चीज़ फीमेल में लुडविक स्केल बोलते हैं। तो उसमें जहाँ पे भी फीमेल पार्टिंग करती है बाल बनाने के लिए, तो वहाँ से हल्के हल्के पार्ट उसका सेपरेट होने लगता और हल्के से बाल चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो नीचे की स्किन है वो दिखना स्टार्ट होगा।
तो ये दोनों ग्रॉस क्लासिफिकेशन है जो बॉल्डनेस मेल और फीमेल में होता है उसको उसके लिए। ओके सर, अब हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे आपके पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए इस कंसर्न को लेकर? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा आपको डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको हेयर फॉल हो रहा है और आप देख रहे हो कि अभी 15-20 दिन से हेयर फॉल हो रहा है, तो आप सबसे पहले जो आपको बाल गिर रहा है, यानी आप जब शैम्पू कर रहे हो या फिर कोम्बिंग कर रहे हो, बाल बना रहे हो, तब आप देखिए कि उसके नंबर्स कितने हैं। जैसे कि नॉर्मल कोई भी इंसान हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें 50 से लेके 100 बाल गिरना नॉर्मल है, हर किसी बंदे को गिरने ही वाला है, तो वो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपके वो रेंज में। बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको कोई स्ट्रेस फैक्टर या वेट लॉस कुछ किया या आपका डाइट अच्छा नहीं है, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करो, थोड़ा वाटर इंटेक बढ़ाओ, और इसके बावजूद भी अगर 1 महीने या 1.25 महीने में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बनता है, तभी जाके वो चीज़ ठीक होगा, क्योंकि वो डायग्नोस कर पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है। ओके सर, हेयर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है तो इस प्रोसीजर के बारे में पूरा समझाइए कि कहाँ से शुरू होगा, किन किन लोगों को आप ट्रांसप्लांट करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, क्या प्रिकॉशन कहेंगे? अभी सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या चीज़ है हेयर ट्रांसप्लांट में। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो मैंने ग्रेडिंग बताया उसमें ग्रेड 1 और 2 है, जो वो आप डर्मेट को दिखा के ट्रीटमेंट लेके भी ठीक कर सकते हो। बट 3 से लेके जो 7 वाले हैं उसमें आपका क्लियर कट हेयर लाइन चला जाएगा, आपके पीछे भी काफ़ी जगह पे बाल कम हो जाएंगे, तो यही केस में आपको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। बट अभी हम देख रहे हैं कि 20-25 साल के जो लड़के रहते हैं जिनका हेयर लाइन पीछे गया है, बट वो जिम ट्रेनर है या फिर वो मॉडल है या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में है, तो उनके लिए हेयर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये केस में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के ऊपर। अभी हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली जो ये पीछे के जो मैंने बाल बताए ऑक्सीपिटल एरिया के, जिसके ऊपर हार्मोन्स का असर नहीं है, उसको हम एक मोटराइज मशीन से बाहर निकालते हैं और फिर इसको आगे के पोर्शन में जहाँ पे बॉल्डनेस है वहाँ पे उसको इम्प्लांट करने का है। और ये पूरा प्रोसीजर 7-8 घंटे का चलता है। और कुल मिला के हम बोले तो इसमें आउट ऑफ 10 हम गिने, यानी बहुत ज़्यादा पेन 10 स्कोर दे तो 1 या 2 यानी बहुत मिनिमल पेन होता है। और 8 से 10 घंटे की सर्जरी में कुल मिला के 15 से 20 मिनट तक उसको पेन होता है। जब हम स्कैल्प एरिया है, डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया, उसको नमिंग करते तभी पेन होता है। और उसके बाद इम्प्लांटेशन और पूरा प्रोसीजर ख़त्म होते 7 से 8 घंटा लगता है उसमें। ठीक है सर, अब जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है थोड़ा डेलिकेट प्रोसीजर है। यस। पर आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे सेंटर खुले हैं, बहुत हर जगह हेयर ट्रांसप्लांट के बोर्ड देखता हूँ, बैनर देखता हूँ, मीडिया में भी हर जगह चलता है, न्यूज़ चैनल पे इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, पर आपकी क्या राय है, क्यों मुझे आपके पास ही आना चाहिए? अभी सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आपने बताया हर जगह पे कोई ना कोई लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या देखना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट एक प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट 2 ही लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन। अगर आप कोई दूसरी जगह पे करा रहे हो जो डर्मेट नहीं है या प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो सबसे पहले आपको तो वो खतरा है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ, आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ और आप कोर्ट में जाके केस करोगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने एक गलत लोग के पास करवाया, कोर्ट भी आपको उतना फ़ायदा नहीं कर पाएगी। तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड कि हमारे पास क्यों आना चाहिए, यानी डर्मेट और प्लास्टिक सर्जन के पास क्यों कराना चाहिए, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, फिर वो टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं, कुछ ना कुछ वो फेलोशिप या कोर्स करते रहते हैं। उसी के साथ उनका जो 3 या 6 साल का एजुकेशन का पूरा डिग्री का टाइम रहता है, तब भी उनको सिखाया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करना है, तो उनको वो भी पता है। प्लस कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ जैसे फुंसी हो गया या रेडनेस हो गया, पेशेंट को सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब उनको कैसे मैनेज करना वो उनको पता है। अगर आप कोई भी जगह पे कराओगे तो आपको कोई उनको गाइडेंस नहीं है और अननेसेसरी आपकी बॉडी और आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ सकती है। और थर्ड इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है, क्योंकि मैं बोलूँगा हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं है बट वो एक आर्ट है और स्किल्स है।
तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान के बाल कैसे आते हैं, कौन से एंगल से आते हैं, हेयर लाइन कितना नीचे होना चाहिए, कितना नेचुरल लुक आना चाहिए, उसकी एज के साथ मैच होना चाहिए। ये सब जब भी आप साइंस उसका पढ़ा होगा तो भी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाओगे। आपके हेयर ग्रोथ तो होने वाला है। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, तो अगर आपको यहाँ से लेके एयरपोर्ट जाना है तो आप ऑडी में भी ट्रैवल कर सकते हो और आप वैगनर में भी ट्रैवल कर सकते हो। दोनों जगह पे आपका डेस्टिनेशन सेम है, यानी आपका बाल तो आ जाएंगे, पर जो फील है आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप ऑडी में बैठोगे और वैगनर में रहोगे, तो जो फील है वो डिफरेंट रहेगा। यानी हेयर ट्रांसप्लांट में नेचुरलनेस जो लगना चाहिए, कोई इंसान आपका देखे तो उसको लगना नहीं चाहिए कि आपने कहीं पे हेयर ट्रांसप्लांट किया चाहिए, उसको वही लगना चाहिए कि आपके बाल नेचुरल है, तभी जाके आपका सेंस बनता है। अदरवाइज आप कम दाम में भी करा सकते हो और वैगनर की फीलिंग आराम से ले सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल दिया वैसे सर आपने। और बात ये पूछनी थी, जैसे कोई व्यक्ति, चलिए एक पेशेंट है आपके पास आता है, डायग्नोस करवाता है, आप कहते हो बाल्ड हो, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। बाद में जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया तो कौन कौन सी चीज़ों का उसे ध्यान रखना पड़ेगा? अभी जो एक रहता है सर्जरी के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर, उसमें एक इमीडिएट रहता है और एक लॉन्ग टर्म रहता है। जो इमीडिएट रहता है यानी वो मेन 10 से 15 दिन का उनको ध्यान रखने का है। ध्यान यानी उनको टाइम टू टाइम जो हम सलाइन का स्प्रे देंगे वो लगाने का है। फिर सर्जिकल कैप रहती है वो पहन के बाहर जाने का। अगर वो ऑफिस वर्क करता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि धूल मिट्टी कुछ ना लगे जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन ना हो। और इमीडिएट मैं बोलूँगा तुरंत ही, जैसे पहले 24 या 48 आवर्स में, तो उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिसिन जो डॉक्टर ने दिया है वो खाने का है। प्रॉपरली सोने का है, करवट लेके नहीं सो सकता या पेट के बल वो नहीं सो सकता। और कुछ भी उसको पेन हो रहा है या उनको कहीं पे अनकम्फर्टनेस लग रहा है तो तुरंत उनके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उनको हिचकिचाना नहीं है कि डॉक्टर क्या सोचेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। बिकॉज आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो हीलिंग में भी वो साइड इफ़ेक्ट कर सकता है आपको। ओके। और सर दूसरी बात ये पूछनी थी कि कोई कोई लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशन साथ में होती है, डायबिटीज़, बीपी या कोई अदर बीमारियाँ, और किन किन लोगों को ये भी होता है कि तंबाकू का व्यसन करते हैं, कुछ मसाला वगैरह खाते हैं और फिर ड्रिंकिंग भी करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट वाले लोगों के लिए एडिक्शन और कोमॉर्बिड कंडीशन कितनी खतरनाक है? मैं ये बोलूँगा कि ये खतरनाक नहीं है, बट ये जो कंडीशन एज सच, वो कंडीशन जो अल्कोहल स्मोकिंग है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। बट उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ डॉक्टर्स और पेशेंट को थोड़ा ध्यान रखने का है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है तो उनको अल्कोहल सर्जरी के एटलीस्ट 5 से 10 दिन पहले बंद कर देने का, और सर्जरी के 10 दिन के बाद तक उनको ड्रिंक नहीं करना है। तो ये चीज़ इसीलिए ध्यान में रखने की क्योंकि अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है जिसकी वजह से ड्यूरिंग सर्जरी हमको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना। और अगर ऑब्वियसली है कि खून वहाँ पे ज़्यादा बहेगा तो सर्जरी करने में दिक्कत होगी, और सर्जरी ठीक से करना बहुत टाइम लग जाएगा। यानी जो 8-10 घंटे का समय है वो 12 घंटे तक भी जा सकता है। और अल्कोहल की वजह से जो बॉडी में नेचुरल हीलिंग यानी जो घाव भरने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वो जो आपके पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद घाव भरना चाहिए जो 5 से 7 दिन में भर जाता है, वो लंबा हो जाएगा और आपको अननेसेसरी पेन या वो सब ज़्यादा हो सकता है। सेकंड, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी सिमिलरली है, ब्लड प्रेशर है, तो वो पर्सन भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो पहले उनके जो फिजिशियन है उनसे वो कंट्रोल करना है। फिर हमको 10 डेज़ का ब्रेक रखना है, जब वो डायबिटीज़ की गोली खाए फिर वापस एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है, और अगर नॉर्मल आए तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बट जैसा मैंने अल्कोहल में बताया था वैसा ही इसमें भी सर्जरी के 10 दिन पहले और सर्जरी के 10 दिन बाद आपको शुगर बिल्कुल भी अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है, तभी जाके जो प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी आपकी जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ सकता है। ओके सर, और ये पूछना था, पहले 5 से 10 साल पहले तो इतना ट्रेंड नहीं था हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। जो भी जनरल पेशेंट आते थे एक ही कंसर्न था कि भैया मेरी शादी नहीं हो रही है तो आई वांट टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। यस। फिलहाल आपके पास कौन सा एज ग्रुप आता है और क्या क्या उसके कंसर्न रहते हैं?
नहीं, अभी जो आपने बोला वैसा ही पहले था, 5-7 साल पहले वही था कि शादी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ गंजापन, बॉल्डनेस, इसीलिए पेशेंट का मेन कंसर्न रहता है। और हमने वैसे भी पेशेंट देखे कि जैसे शादी ख़त्म हो गया वो दवाई छोड़ देगा, फिर 1.5 साल में वापस गंजा हो जाएगा। तो उनके लिए तब वो मैटर नहीं करता था। बट अभी ऐसा जनरेशन हम बोलेंगे जो नया जनरेशन है, जिनको हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जैसे किसी क्लाइंट के साथ बात करना रहा, अगर कोई बड़ी कंपनी में उनको इंटरव्यू देने जाना है या किसी के साथ डील करना है, तो वो केस में वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी में उनको लगता है कि वो बात सही से नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ये पेशेंट से ही सुना हुआ है कि जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हो, तुरंत वो 2 सेकंड के लिए बात करेंगे, फिर 2 सेकंड हमारा सिर देखेंगे, तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड फील होता है। इसी वजह से हमने नोटिस किया है कि हमारे जो करियर है उसमें मेरे पास करीबन 40% से 50% पेशेंट वैसे हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है और जिनके 1-2 बच्चे भी है, बट वो जस्ट अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहते हैं, उसी की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं। ओके। और सर एक और बात पूछनी थी, जिनको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, उन लोगों को ज़्यादा हेयर ना जाए इसके लिए कौन सा फूड लेना चाहिए? जैसे कि फूड की हम बात करें तो फूड में सबसे पहले उनको प्रोटीन वाला फूड जो है, जो पल्सिस रहता है अपना, फर्मेंटेड हो या फिर आप सब्जी में लो तो उबाल के खाओ तो भी चलेगा, पर आप पल्सिस कुछ ना कुछ खाने का रखो, चना है, मग है, वैसी चीज़। फिर फ्रूट्स, अभी आप देखोगे कि बहुत ही कम लोग रहेंगे जो डेली का फ्रूट्स लेते हैं, तो फ्रूट्स भी खाना है। और ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश है, बादाम है या अखरोट है, वो सब चीज़ बहुत ही अच्छी है। और उसमें कुछ ऐसे मिसलेनियस, यानी मिसलेनियस बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, बट वो उसके अंदर ही मिलते हैं जो हमारी रूटीन सब्ज़ी में नहीं मिलता है, तो वो खाने की ज़रूरत होती है, जिसके कारण जो अपने बाल के अंदर सल्फ़र बॉन्ड रहते हैं, तो सल्फ़र बॉन्ड बहुत अच्छे से बने और एंटीऑक्सीडेंट मिले, यानी बाहर का जो आपका स्ट्रेस है, धूल मिट्टी है और वो सब चीज़ से जो बाल को डैमेज हो रहा है वो डैमेज ना हो, इसीलिए ये सब चीज़ पे आपको खास फोकस करना चाहिए। और अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर्स कुछ सॉल्यूशन या कुछ मेडिसिन्स आपको 10-12 महीने तक देंगे, उसके बाद कुछ लिक्विड्स रहेगा, ऑयल रहेंगे जो आपको 3-4 साल भी लगाने को बोलेंगे, तो वो उनको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। ओके। और सर ये पूछना था, हेयर ट्रांसप्लांट की बात है, रिसेंट इसमें क्या इनोवेशन हुआ है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहे? यस, अभी पहले सबसे पहले ज़माना था FUT का, यानी करीबन मैं बोलूँगा 10 साल पहले का ऑलमोस्ट सभी लोग FUT करते थे। वो एक इन्वेजिव सर्जरी, यानी उसमें ज़्यादा काटना पड़ता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आया FUE। FUE अभी कॉमन प्रोसीजर है और हर जगह पे FUE होता है और 95% डॉक्टर्स FUE करते हैं। बट अभी रिसेंटली जो चेंजेस आया हुआ है, तो जो टर्किश टेक्निक है, यानी सफ़ायर टेक्निक जो टर्की में होता है, ये टेक्निक हमने अराउंड 1.5 साल पहले जो हम टर्की में गए थे हमारा फेलोशिप के टाइम पे, तो वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया और उसी के बाद हमारे पेशेंट को हमने सर्व करना चालू किया। उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और कुछ पेशेंट में हम कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। जैसे टर्किश टेक्निक है वो थोड़ा कॉस्टली है, तो कोई पेशेंट है जिनका बजट थोड़ा मिड बजट है, तो उनके लिए हम कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। तो ये दोनों टेक्निक जो नई इंट्रोड्यूस किया हुआ उसका बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि एक बायो FUE करके टेक्निक आता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब लेटेस्ट टेक्निक वाइज भी बहुत चेंजेस हुआ है और इंस्ट्रूमेंटेस वाइज भी बहुत चेंजेस हुआ। एक होता है रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, वो भी बहुत नया है बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास है। Thank you, sir. Thank you very much for giving such good information. Thank you for inviting. About hair transplant and hair fall. Thank you very much. Thank you.